अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को एक पार्क का उद्घाटन। उस पार्क में 3 मूर्तियां हैं, तीनों के तीनों ब्राह्मण। तो ये है हिंदू राज, बाकी तो किराएदार है, मालिक तो एक ही है। जब तक अत्याचारी का हाथ पकड़ना नहीं सीखोगे तब तक अत्याचार रुकने वाले नहीं। इस देश में 1000 के करीब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विधायक हैं। इस देश में 134-35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। अगर हम पीडीए वाले भी बुला लें भाटी जी, तो मोदी जी तो एक दिन सत्ता में नहीं रह सकते। वंदे मातरम पर स्पेशल सेशन हो गया, क्या उस सेशन से पहले दलितों पर अत्याचार नहीं हुए? अगर दलितों पर अत्याचार हुए, क्या किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दम था कि वो कहता है इस पर डिस्कशन हो जाए? किसी ने उठाया सवाल कि मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, मैं संसद चलने नहीं दूंगा, मुझको संसद से बाहर निकाल दो, वो मंजूर है, लेकिन संसद को मैं तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक दलितों को होने वाले अत्याचार के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो प्रभावहीन हो चुके। उनके पास एक ही काम है, एक नकली सी दुम है जिसको वो हिलाते रहते। आज के इस राष्ट्रीय दिवस में आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और ओम सुधा जी का आदेश था, उनके आदेश पे आए हैं और उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हम लोग भाषण ज्यादा करते हैं और काम करते हैं, ऑर्गेनाइज कम करते हैं और दूसरों को चाहते हैं कि लोग उनको बुलाएं और उनको बुलवाएं। तो इसलिए ओम सुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे लिए एक सब्जेक्ट दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको कहा था कि दलितों पे अत्याचार यही, तो नैगडोर जो है, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्ट रिपोर्ट मेरे हाथ में। ये रिपोर्ट हम लोग जल्दी ही दलितों पे होने वाले अत्याचार, उसके क्या कारण हैं, इन सबको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जारी करने वाला है। लेकिन मैं 2-3 छोटी बातें, क्योंकि ज्यादा नहीं दूंगा। राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, प्रशांत जी बैठे हैं, रतन जी आने वाले हैं, शंभू बैठे हैं और बहुत सारे साथी हैं, तो सभी साथियों को आपको सुनना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को एक पार्क का उद्घाटन। वो पार्क जो है मौजूदा सरकार की राजनीति और दर्शन का प्रतीक है, और उन दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ी जातियों को और कुछ अल्पसंख्यक भी हैं, वो चर्च में भी हैं, वो मस्जिद में भी हैं, वो गुरुद्वारे में भी हैं। उनको सोचना चाहिए कि जो सरकार के अग्गू बग्गू लघु पचलघु हैं, उस पार्क में 3 मूर्तियां हैं, तीनों के तीनों ब्राह्मण हैं। तो ये है हिंदू राज, बाकी तो किराएदार है, मालिक तो एक ही है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को सबसे पहले पहचाना। तो मैं बात यहां से इसलिए शुरू करना चाहता था, अगर अभी भी देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को कोई शक है कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा ब्राह्मणवाद नहीं, हिंदू धर्म का मालिक ब्राह्मण नहीं है, तो उन मूर्तियों को देखकर थोड़ा अपनी याददाश्त आ जाती है। जहां तक दलितों पर अत्याचार होता है, सार्वजनिक तौर पर मंत्रियों का भी अपमान होता है। अगर ओबीसी पर भी अगर अनुसूचित जाति जनजाति की तरह से कानून बन जाए तो स्कूल देने वाले को ओबीसी एक्ट में सजा मिल जाएगी। जानते सही कह रहा हूं? तो अत्याचार का नेचर समझना बहुत जरूरी है।
अत्याचार का नेचर क्या है? सार्वजनिक तौर पर अपमान, हमला है, धक्का मुक्की है, मारपीट है, सेक्सुअल अटैक है महिलाओं पर, बच्चों पर। गांव देहात में या शहर में दलितों की, आदिवासियों की संपत्ति पर कब्जा करना है। और अगर दलित आदिवासी थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे तो उसका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार, जो सदियों से उनका टेस्टेड हथियार। पहले तो 8 घंटे की मजदूरी थी, दलितों के लिए तो 8 घंटे की मजदूरी कभी नहीं थी। जमींदार साहब 12 घंटे से पहले छोड़ते नहीं थे, उनका बस चले तो घर में बंधुआ रखते थे। और अगर मजदूरी मांग ले तो उसके बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। लोगों ने मजदूरी मांगी, उनको खंभे से बांध दिया, बैटों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, टांगे तोड़ दी गई। यही नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका सरकार ढंढोरा पीटती है, उसमें उनको रोजगार न देना, उसके उनको फायदे ना देना। और चुनाव तो इनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। चुनाव में वोट कैसे देने देंगे? उनको तो पता है कि दलितों का रुझान किधर है, आदिवासियों का रुझान किधर है। ये सब कुछ अत्याचारों के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर हम इनके कारणों को नहीं देखेंगे तो हम केवल सतही तौर पर इन चीजों का हल करेंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, खत्म करने से पहले, बहुत जल्दी खत्म करूंगा अपनी बात। मैं सवालों पर बात नहीं करूंगा, सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं सवालों के हल पर बात करूंगा कि ये जो सदियों से उत्पीड़न है, जो सदियों का शोषण है, जो आजाद होने से पहले भी था, आजाद होने के बाद भी है, और अभी और चलने वाला है, वो रुक क्यों नहीं? ओम सुधा जी ने कहा हमारे लाखों लोग मिडिल क्लास के हो गए। बाबा साहब के जमाने में तो गिनती के लोग थे, उंगलियों पे गिने जा सकते थे। आज की तारीख में यूनिवर्सिटी में जितेंद्र मीना जी बैठे हैं, मैं केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। केवल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में 1.25 लाख शेड्यूल कास्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है। आपने यूनिवर्सिटियों से कभी दलितों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ इन प्रोफेसरों की आवाज सुनी क्या? सोचना है। हम जो पूरे दलित आंदोलन के बेनिफिशियरी हैं, कोई प्रोफेसर हमको ये ना बताए कि वो अपनी काबिलियत पर प्रोफेसर बन गया, या कोई लेक्चरर, शेड्यूल कास्ट लेक्चरर, शेड्यूल ट्राइब लेक्चरर हमें ये ना बताए कि उसके बाप दादा में बहुत काबिलियत थी और उसकी वजह से वो जो है उस पद पे पहुंच गया। आरक्षण ना होता तो जो हम सुधा ने कहा वहीं कहीं घास छील होते। मेरे दादा तो घसियारे थे, मेरे पिताजी दर्जी थे, मैं इंजीनियरिंग सर्विस में चला गया। अगर रिजर्वेशन ना होता तो नहीं हो सकता। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ रिजर्वेशन। तो सवाल यह है, 1.25 लाख प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हैं,
करीब 50 लाख के आसपास। आइए रतन लाल जी, आइए, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। करीब 50 लाख के करीब इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी में, बैंकों में कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियों में कर्मचारी हैं। खुद अत्याचार झेलते हैं। लेकिन क्या आपने उनके संगठन की तरफ से कभी कोई आवाज उठते देखी है? मैं केवल आपको बता रहा हूं कि फिर अब दलित ऐसे भी नहीं है कि वो पुलिस में नहीं है, दलित ऐसे भी नहीं है कि वो देश के राज्यों में कलेक्टर नहीं है, दलितों और आदिवासियों में ऐसा भी नहीं है कि उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी नहीं है। कुछ कुछ तो है, राज्यों में तो बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स में। और जिन स्टेट्स में ये सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, वो अपने राज्य में दलितों पे होने वाले अत्याचार को क्यों नहीं रोक पाए? क्या उनकी बात उन्होंने कभी कोई कदम उठाया? अब हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है हमारे, मान लिया सुप्रीम कोर्ट में हमारे 1-2 जज हैं, हाई कोर्ट में भी 10, 12, 20, 50 जज होंगे। लेकिन जो लोअर जुडिशरी है, जो जिले के कोर्ट हैं, सब डिवीजन के जो कोर्ट हैं, वहां को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, उनके जज भी हैं। और शेड्यूल कास्ट के अत्याचार के ज्यादातर मसले वो इन्हीं अदालतों में जाते हैं। बात समझ आ रही मेरी? इन्हीं अदालतों में जाते हैं जिस अदालतों में हमारे समाज के लोग भी कुछ जज हैं। क्या आपने वहां कोई दलितों के साथ अत्याचार पे न्याय होते देखा क्या? ये बातें हम सबको बड़ी गंभीरता से सोचनी। जो समाज के सशक्त लोग, समाज के ताकतवर लोग, समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोग जब अपने समाज के होने वाले उत्पीड़न पर खामोश रहते हैं तो क्या आप अत्याचारों में रोक लगवा सकते हैं? ये सवाल हमारे लिए। अगर ये अत्याचारों का मसला किसी दूसरे देश में हुआ होता तो अभी तक उन्होंने एक सिस्टम बना, समाज ने ही अपना सिस्टम बना दिया होता कि वो अत्याचारों का मुकाबला करे। हमारे यहां नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि अत्याचार उस पर होगा। हमला उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं दिल्ली वाला क्या करूं? बिहार में हो रहा है, मैं यूपी में कुछ क्यों करूं? बिहार में हो रहा है, मध्य प्रदेश वाला कुछ क्यों करे? शेड्यूल कास्ट पे हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब क्यों उसके ऊपर आवाज उठाए? शेड्यूल ट्राइब पर कोई मूत रहा है तो शेड्यूल कास्ट को बोले, और दलित और आदिवासी पिट रहा है तो ओबीसी क्यों बोले, मुंह बोले? और माइनॉरिटी पिट रहा है तो दलित और आदिवासी और ओबीसी वो अपने मुंह में दही
को क्यों ना दही जमा के क्यों ना रखे। तो हमें समझना है जो अत्याचार का जो सीमा है, जब तक अत्याचारी का हाथ पकड़ना नहीं सीखोगे तब तक अत्याचार रुकने वाले नहीं। अब सवाल यह है, एक बड़ा राजनीतिक सवाल आप लोगों के लिए है। इस देश में 1000 के करीब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विधायक हैं। इस देश में 134-35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। अगर हम पीडीए वाले भी बुला लें भाटी जी, तो मोदी जी तो एक दिन सत्ता में नहीं रह सकते। तो हमें यह समझना है, मैं तो अपनी बात पे रखूंगा, अभी मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, मैं जिस विषय पे बोल रहा हूं उसी पे रखूंगा आपकी बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी पार्लियामेंट का अधिवेशन होता है या विधानसभा का अधिवेशन होता है, क्या अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म हुआ है 19 तारीख, वंदे मातरम पर स्पेशल सेशन हो गया, क्या उस सेशन से पहले दलितों पर अत्याचार नहीं हुए? अगर दलितों पर अत्याचार हुए, क्या किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दम था कि वो कहता इस पर डिस्कशन हो जाए? सही बात है। किसी ने उठाया सवाल कि मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, मैं संसद चलने नहीं दूंगा, मुझको संसद से बाहर निकाल दो, वो मंजूर है, लेकिन संसद को मैं तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक दलितों में होने वाले अत्याचार के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। सुना आपने पिछले 11 साल 12 साल 20 साल 25 साल नहीं हुआ। इसलिए बड़ा सवाल यह है, हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो प्रभावहीन हो चुके हैं। उनके पास एक ही काम है, एक नकली सी दुम है जिसको वो हिलाते रहते हैं। उनका काम अपने नेताओं के आगे पीछे चक्कर लगाना और समाज का कोई व्यक्ति पहुंच जाए उसको धुतकारना। तो ऐसे समाज में ऐसे सांसदों से दलितों पर अत्याचार कैसे होते? पुलिस का बताया मैंने हाल, अफसरों का हाल बताया, बुद्धिजीवियों का हाल बताया। अब जैसे संगठन हम लोग चलाते हैं उस पर भी आ जाते हैं, अपने को क्यों छोड़ा जाए? हमारे सामाजिक संगठन जैसे तैसे प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सामाजिक संगठनों के पास ना इन अत्याचारों से लड़ने का कोई कानूनी ढांचा है, ना उसके पास संस्थागत ढांचा है। जब 2 अप्रैल 2018 जब 20 मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एट्रॉसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया, तो इस देश में हजारों एनजीओ ऐसे हैं जो SC ST एक्ट में लोगों को, हजारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, उनको टीए दे चुके हैं, उनको डीए दे चुके हैं, उनको ट्रेनिंग किट दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं अत्याचार से कैसे लड़ना है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया तो एक व्यक्ति उन ऑर्गेनाइजेशन का नजर नहीं आया, सब गायब हो गए। अल्टीमेटली देश के दलित और आदिवासियों ने खुद फैसला किया, और आपको याद होगा उस दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस पे कोई कदम नहीं उठाया। पहला कदम उठाया सामाजिक संगठन, रातों रात
सरकार को पता नहीं लगा, 2 अप्रैल 2018 को उन्होंने भारत बंद कर दिया। तो ये जो है, ये हमारे पास उम्मीद की किरण है, सामाजिक संगठन उम्मीद की किरण है। लेकिन सामाजिक संगठन हमारे पार्ट टाइम थे, उनमें नेतृत्व जो है पार्ट टाइम है। कोई आदमी सरकारी नौकरी करता है जिसका समाज में थोड़ा इंटरेस्ट है तो अपने 2-4 घंटे उसमें दे देता है। संडे को कोई ना कोई मीटिंग होती है, वहां जाकर मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। अत्याचार करने वाले फुल टाइम है और अत्याचारों से लड़ने वाले पार्ट टाइम है। ये बात समझना है। इसलिए साथियों, सवाल ये है कि इसको हल कैसे किया। एंड आई विल क्लोज। मैं समझता हूं 4-5 बातें हमको इसमें करनी चाहिए। एक तो ये, जो भी सामाजिक संगठन है, क्या वो अपने संगठन का एक हिस्सा, क्या अपने राज्य में SC/ST पर होने वाले अत्याचारों का कम से कम दस्तावेजीकरण तो करे। कोई भी अत्याचार हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। कम से कम आपके राज्य में कोई अत्याचार हो रहा है, अखबारों में खबर छप रही है, उसको डॉक्यूमेंट तो करो। डॉक्यूमेंट करके क्या अपने इलाके के विधायक को दे सकते हो, क्या अपने सांसद को दे सकते हो। वो एक्शन नहीं लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब बार बार इन नाकारा लोगों के सामने ये घटनाएं जाएंगी तो कभी तो उनका दिल पसीजेगा। अगर आपके पास अच्छा दस्तावेज है, 10 दस्तावेज, अगर आपके पास 10 अत्याचारों की घटनाएं हैं तो आप उसके आधार पर स्थानीय कोर्ट में जाकर, जो शेड्यूल कास्ट, जो स्पेशल कोर्ट होते हैं, वहां जाकर अर्जी लगा सकते हैं। तीसरी बात ये कि जो जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, कम से कम उनको मिलने जाइए, मिलकर जाएंगे, मिलने जाएंगे तो उनको एट्रॉसिटी पे होने वाला कंपनसेशन दिला सकते हैं, उनको अच्छा वकील मिलाने में सहायता कर सकते हैं। अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है, 10 आदमी उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो उसका विक्टिमाइजेशन रुक जाता है। सवाल यही, हमको लगता है अत्याचार किसी और के ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर हो नहीं रहा है। तो साथियों, नैकडोर ने इसके तहत 2-3 छोटी छोटी पहलकदमी हमने की हैं। अभी मैं पिछले 6 महीने से बिहार में था और अगले 1 साल 1.5 साल उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूं। दिल्ली तो काफी लंबे समय से आना जाना लगा ही रहता है। बिहार में हमने ये तय किया, हमने बिहार के प्रत्येक जिले में, अभी तक हम 23 जिलों में दलित राउंड टेबल कर चुके हैं। और उन जिलों में हमने, जो आज यहां पे चर्चा हो रही है, ओम सुधा जी जिसको राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, वो हम जिले जिले में राउंड टेबल, हमने 13 मई 2023 को शुरू किया था। पहली राउंड टेबल हमने, डॉक्टर रतनलाल उसमें आए थे, उनको याद होगा। 2023 में 13 मई को पहली राउंड टेबल शुरू की थी। हम 150 जिलों में दलित राउंड टेबल कर चुके, क्योंकि हम ये जानते हैं काम तो काम करने से होगा, भाषण करने से नहीं। तो हमने क्या किया, बिहार के हर जिले में हमने 50, 60, 70 लोग जो वहां के बौद्धिक हैं, टीचर हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रति चिंतित हैं, उनको हमने संगठित कर दिया। हमने उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया। अब अगर कोई भी घटना होगी
तो एक साथ 2-2.5 लाख मोबाइल से उनके उस अत्याचार के खिलाफ मैसेज पूरे राज्य में जाएगा। यही काम हमें उत्तर प्रदेश में करना है, 75 जिले हैं। यही काम हम हरियाणा में करना करेंगे, यही काम हम पंजाब और दूसरे राज्यों में करेंगे। हो सकता है ये काम अगले 10 साल में हम ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत होनी चाहिए। तो नैकडोर ने ये शुरुआत की है और मैं ओम सुधा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे आगरा जाना था, मैंने उनकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल किया। आगरा में नैकडोर के ऑफिस की शुरुआत हम करने वाले हैं। अगले सप्ताह आज करना था, वो हम अगले सप्ताह करेंगे। और मैं अगर ओम सुधा जी जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे नैकडोर के कई साथी यहाँ पर आए हुए हैं, सुमित्रा जी आए हुए हैं, बजरंग आए हुए हैं, अतुल जी आए हुए हैं, कुलमोहन जी आए हुए हैं। हम पूरी ताकत के साथ, हम दिखाने के लिए आपके साथ नहीं है, हम भाषण देने के लिए आपके साथ नहीं है। आपको हमसे जो भी तकनीकी सहायता चाहिए, पैसा हमारे पास नहीं है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पैसा हमारे पास नहीं है। पैसा तो आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा जो आपको दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको कोई तकनीकी सहायता चाहिए, अगर आपको कोई लिटरेचर चाहिए, अगर आपको कोई रिसर्च चाहिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप हमको समय से बताएंगे तो आपके कार्यक्रम में वैसी रिपोर्टें हम पेश करेंगे जिससे कि लोगों को सही जानकारी। इतने नहीं कहना चाहता। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।